नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। आज से 53 साल पहले भारतीय फौज एक जंग लड़ रही थी जिसका मकसद न तो सरहद का विस्तार था न दूसरों पर धाक जमाना। इंडियन आर्मी के शूरवीर पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को उनकी ही फौज के अत्याचारों से बचाने के लिए अपना लहू बहा रहे थे, जिससे दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश के रूप में एक नए मुल्क का जन्म हुआ। लेकिन बांग्लादेश में अत्याचार और जुल्म का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। पिछले 2 हफ्तों में बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों से हिंदुओं पर हमला और उनके मंदिर तोड़े जाने की खबरें लगातार आ रही हैं। वहां हिंदू लगातार खौफ के साए में जी रहे हैं, उनकी संख्या भी दिनों दिन कम हो रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या बांग्लादेश के लोग भारत के एहसान को भूल चुके हैं या कट्टरपंथी वहां इतने हावी हो चुके हैं कि हिंदुओं को अपने मुल्क में देखना ही नहीं चाहते। अगस्त में कट्टरपंथियों ने शेख हसीना का तख्ता पलटकर मुल्क छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसे में आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। वहां की फिजाओं में हिंदुओं या दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय के लिए नफरत किसने भरी? बांग्लादेश के कट्टरपंथी हिंदुओं पर हमला कब से करते आ रहे हैं? क्यों वहां के समाज ने भारत से बेहतर रिश्तों की पैरवी करने वाले बंगबंधु मुजीबुर रहमान और उनकी बेटी शेख हसीना को भी नहीं बख्शा? बांग्लादेश में आज जो कुछ भी हो रहा है उसकी स्क्रिप्ट कैसे 100 साल पहले ही लिखी जा रही थी? इतिहास के पन्नों को पलटते हुए आज ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपने खास कार्यक्रम बांग्लादेश में हिंदू हिंसा और तख्ता पलट में। बात 1940 के दशक की है। बंगाल की सरजमी पर आजादी की लड़ाई टॉप गियर में चल रही थी। मोहम्मद अली जिन्ना की अगुवाई वाली मुस्लिम लीग बहुत पहले से ही मुस्लिमों के लिए अलग मुल्क की मांग कर रही थी। मोहम्मद इकबाल और चौधरी रहमत अली ने मुस्लिमों के लिए अलग मुल्क का जो खांचा खींचा था उसमें बंगाल का जिक्र नहीं था। लेकिन बंगाल के सामाजिक समीकरण और अंग्रेजों की साजिश ने हिंदू मुसलमान राजनीति के लिए जमीन तैयार कर दी। उस दौर में बंगाल की आबादी में हिंदुओं की तादाद 42% थी और मुस्लिमों की 33%। तब बंगाल में 2 राजनीतिक दल आमने सामने थे, एक हिंदू महासभा और दूसरा मुस्लिम लीग। बंगाल को लेकर कांग्रेस का रवैया ढुलमुल वाला था। बंगाल में मुस्लिम लीग के सबसे बड़े नेता हुआ करते थे हुसैन सुहरावर्दी, जिन्होंने राजनीति की शुरुआत चितरंजन दास की स्वराज पार्टी से की थी। बाद में इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी बनाई। कुछ वर्षों में ही बंगाल पॉलिटिक्स में बड़ा नाम बन गए सुहरावर्दी। वो मोहम्मद अली जिन्ना के मुस्लिमों के लिए अलग देश के विचार के साथ मजबूती से खड़े हो गए। सुहरावर्दी का साथ मिलने से मुस्लिम लीग भी बहुत ताकतवर हो गई। इस तरह सुहरावर्दी की वजह से बंगाल मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्लान में जुट गया। साल 1946 में बंगाल प्रोविंशियल इलेक्शन के 225 सीटों में से मुस्लिम लीग को 113 पर कामयाबी मिली। कांग्रेस के खाते में सिर्फ 86 सीटें आई। बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार बनी। मोहम्मद अली जिन्ना के करीबी हुसैन सुहरावर्दी बंगाल के प्रीमियर यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे और दूसरी ओर भारत तेजी से आजादी की ओर बढ़ रहा था। सत्ता हस्तांतरण के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने कैबिनेट मिशन योजना तैयार की। कांग्रेस एकजुट भारत चाहती थी, वहीं मुस्लिम लीग बंटवारा। जिन्ना चाहते थे कि मुस्लिम बहुल इलाकों को मिलाकर पाकिस्तान एक अलग मुल्क बने, जो कांग्रेस को मंजूर नहीं था। ऐसे में जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को शक्ति प्रदर्शन का ऐलान किया, जिसे नाम दिया गया डायरेक्ट एक्शन। इसके बाद सुहरावर्दी लग गए जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन को कामयाब बनाने में। मोहम्मद अली जिन्ना कई मौकों पर कह चुके थे कि हिंदू भारत और मुस्लिम भारत को विभाजित करना चाहिए, क्योंकि दोनों देश बिल्कुल अलग हैं। कुछ चीजें दोनों के विपरीत हैं। हम भारत का विभाजन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में चाहते हैं,
बंटवारे के लिए दबाव बनाने और शक्ति प्रदर्शन के इरादे से जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन का ऐलान कर रखा था। इसके लिए तारीख तय थी 16 अगस्त 1946। जिन्ना को अपने खासम खास हुसैन सोहरावर्दी पर पूरा भरोसा था। तब वो बंगाल के प्रीमियर यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थे। डायरेक्ट एक्शन वाले दिन कलकत्ता में मार काट मच गई। उस दिन कलकत्ता की सड़कों पर न पुलिस थी न सेना। दंगाइयों को रोकने वाला कोई नहीं था। 16 अगस्त 1946 को सोहरावर्दी ने पहले से छुट्टी का ऐलान कर रखा था। कलकत्ता की सड़कों पर 72 घंटे तक खून बहा, जिसमें हजारों लोग मारे गए। और वो यही चाह रहे थे कि मतलब हिंदुओं को यहाँ से भगाएं और ये शहर हमारा कलकत्ता बन जाए। तो तब तो वायलेंस प्री आज़ादी वायलेंस जो थी वो भी कम्युनल थी, ज़रूर कम्युनल थी, लेकिन उनका पॉलिटिकल मकसद था कि ये जो है हम इसमें देखें कि यहाँ पे हिंदू ज़्यादा कौन है और मुसलमान ज़्यादा हैं। तो ये उन्होंने बहुत जो है इंसाइटमेंट हुई थी टू वायलेंस। डोमिनिक लेपियर और लैरी कॉलिंस ने अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखा, सबसे बुरी बात यह थी कि उनके हाथ खून से रंगे हुए थे। अगस्त 1946 में जिस दिन जिन्ना के आह्वान पर डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया था, सोहरावर्दी ने उस दिन छुट्टी की घोषणा करके और मुस्लिम लीग के लोगों को पहले से ये बताकर कि उस दिन पुलिस का ध्यान कहीं और रहेगा, कलकत्ता में खून की नदियां बहा देने और तबाही मचा देने की पूरी तैयारी थी। मुस्लिम लीग हिंदू बहुल कलकत्ता और उसके आसपास के कुछ जिलों को पाकिस्तान में मिलाना चाहती थी। तब एक सोच ये थी कि हिंसा से हिंदुओं को भागने पर मजबूर कर कलकत्ता में मुस्लिमों की आबादी बढ़ाई जा सकती है। कलकत्ता दंगों के बाद नौआखली तथा टिपरा में भीषण दंगे शुरू हुए। उस दौर में पूर्वी बंगाल से भागकर करीब 10 लाख हिंदुओं ने पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में शरण ली। सोहरावर्दी में उतना उसी टाइम में एक ख्वाब देखा था कि यहाँ पे जो मुस्लिम लोग हैं और बांग्लादेश में जो मुस्लिम लोग हैं और पाकिस्तान में जो मुस्लिम लोग हैं, ये सब मिलके ये भारत में सब कुछ ले लेंगे, ये अलग स्टेट बनाएंगे और ये जो बांग्लादेश पूरा यूपी है, बिहार है, इनका लिए मुस्लिम फॉर्मेशन, क्योंकि धर्म के आधार पे तो भाग हुआ था। उनका ये ख्वाब था, उन्होंने देखा था कि ये सब सारे मुस्लिम को लेकर एक अलग स्टेट बनाएंगे और वो पाकिस्तान के साथ जोड़ जाएंगे। उन दिनों सोहरावर्दी के साथ एक 26 साल का लंबा नौजवान अक्सर दिखता था। उसका नाम था शेख मुजिबुर रहमान। वो भी मुस्लिमों के लिए अलग मुल्क की मांग करने वाली जमात के साथ खड़ा था। हिंदू और मुस्लिमों के बीच नफरत की दीवार को ऊंचा करने का काम सियासतदां कर रहे थे। अप्रैल 1947 में सोहरावर्दी ने एक ऐसा आइडिया आगे बढ़ाया जिसने मुस्लिम लीग को हैरान कर दिया। उन्होंने बड़ी चतुराई से स्वतंत्र बंगाल का आइडिया आगे बढ़ाया, साथ ही दलील देने लगे। मुझे एहसास हुआ कि हम कुछ भी कर लें, इस शहर में शांति कायम नहीं कर सकते। मुझे लगा कि हालात बिगड़ते जा रहे, नफरत बढ़ती जा रही है। ये बताने के लिए हिंदू और मुस्लिमों को एक साथ रहना ही होगा और ये जीने का तरीका नहीं है। कुछ बड़ा करने की जरूरत है। सोहरावर्दी एक ऐसा स्वतंत्र बंगाल चाहते थे जो न पाकिस्तान का हिस्सा बने न हिंदुस्तान का। बंटवारे के नाम पर हिंदू और मुसलमानों के बीच खून खराबा जारी था। आजादी से ठीक 5 दिन पहले कलकत्ता दंगों की आग में जल रहा था। पूरे भारत में सबसे ज्यादा बेकाबू हालात कलकत्ता में थे। खून खराबा रोकने के लिए अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी कलकत्ता पहुंचे। उनके अहिंसा और अनशन का कमाल यह हुआ कि कलकत्ता में हालात सामान्य होने लगे। झड़प की खबरें कम होने लगी और नौआखली शांति की ओर लौटने लगा। बंटवारे के बाद पाकिस्तान अलग मुल्क बना, लेकिन वहां हिंदुओं पर अत्याचार जारी रहा। तब के पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं की संपत्ति हड़पने के लिए वेस्टेड प्रॉपर्टीज एक्ट को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया।
इसके तहत हुकूमत किसी भी संपत्ति को स्थायी या अस्थायी तौर पर अपने कब्जे में ले सकती थी। 1951 में एक ऐसा कानून बना जिसके मुताबिक बंटवारे के वक्त पूर्वी पाकिस्तान से गए लोगों की संपत्ति सरकार को जब्त करने की ताकत मिल गई। साल 1964 में डिस्टर्ब्ड पर्संस रिहेबिलिटेशन ऑर्डिनेंस लाया गया। इस कानून के तहत अल्पसंख्यकों को बिना सरकार की इजाजत के अचल संपत्ति या घर जमीन ट्रांसफर करने पर रोक लगा दी गई। इस अध्यादेश ने पूर्वी पाकिस्तान में एक तरह से हिंदू जमींदारों की कमर तोड़ दी। समय समय पर हिंदू और मुस्लिमों के बीच दंगे होते रहे, जिससे पूरी प्लानिंग के साथ वहां के कट्टरपंथी भड़का दे। ऐसे में धीरे धीरे हिंदू पूर्वी पाकिस्तान छोड़ने लगे, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान में वहां के मुस्लिमों के भीतर एक दूसरे तरह के असंतोष की आग धधकने लगी थी। सुहरावर्दी के हाथ कलकत्ता में मारे गए हजारों निर्दोष लोगों के खून से सने थे। उनका व्यक्तित्व कैसा था, इसकी एक तस्वीर डोमिनिक लैपियर और लैरी कॉलिंग्स की किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में मिलती है। इसमें लिखा गया है कि 1942 के अकाल में पूरा बंगाल तबाह हो गया था, लेकिन सुहरावर्दी ने कलकत्ता के भूखे मरते लोगों के लिए भेजा गया लाखों टन अनाज बीच में ही रोककर काले बाजार में बेचा और करोड़ों रुपए कमाए। सुहरावर्दी हमेशा ही टिपटॉप रहते थे। वो हर तरह का शौक पाले हुए थे। बंगाल में मुस्लिमों के डीएनए में हिंदुओं के प्रति जहर भरने में सुहरावर्दी की बड़ी भूमिका रही। इतना ही नहीं, वो बंगाल को अलग देश बनाने का ख्वाब भी पाले हुए थे। हालांकि उनका ये ख्वाब और ये सपना पूरा नहीं हो पाया। आजादी के बाद भारत का बंटवारा हुआ। पाकिस्तान का एक हिस्सा भारत के पश्चिम में और दूसरा पूरब में था। दोनों हिस्सों के लोगों के रहन सहन, बोली, खान पान और तौर तरीका में कोई मेल मिलाप नहीं था। बस दोनों हिस्सों को जोड़ने वाला धागा धर्म और इस्लाम था। भीतर खाने हिंदुओं को लेकर टीस भी भरी हुई थी, जिसे कट्टरपंथी हवा दे रहे थे। इसका अंजाम किस रूप में सामने आया, इसे एक आंकड़े के जरिए समझा जा सकता है। साल 1951 में पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 22% थी, जो 1974 आते आते घटकर 12% हो गई। ऐसे में सवाल उठता है कि बांग्लादेश की आबादी में लगातार घट रहे हिंदू कहां गए? बांग्लादेश में कट्टरपंथी अपने मुल्क के उदार सोच के रहनुमाओं के साथ भी कैसा सुलूक करते हैं, इसे समझने के लिए बंगबंधु मुजीबुर रहमान के आरंभ और अंत को भी समझना जरूरी है, जिसके लिए 1970 के दशक का पन्ना पलटना होगा। पश्चिमी पाकिस्तान में बैठे हुक्मरान पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के साथ जिस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, उसके खिलाफ असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा था। मामला तब संगीन हो गया जब उर्दू को पूरे पाकिस्तान की एकमात्र भाषा बनाने की तैयारी हो गई। भाषा और बंगाली राष्ट्रवाद के नाम पर पूर्वी पाकिस्तान के लोग एकजुट होने लगे। 71 का जो आज़ादी का लड़ाई था, उसमें वो मुस्लिम राष्ट्र बनाने का नहीं था। शेख मुजीबुर रहमान जो नारा दिया था, उसका नारा का था कि एक सेकुलर, लोकतांत्रिक, समाजतांत्रिक और बंगाली राष्ट्रवाद होगा। उन्होंने जो फेमस जो उसका भाषण है 7 मार्च को आज़ादी के लिए, उस भाषण में उन्होंने कहा था कि हिंदू मुसलमान जो भी हो, सभी इसको बांग्लादेश को आज़ाद कराने में आ जाओ। शेख मुजीब पाकिस्तान के बांग्ला भाषी लोगों की अगुवाई कर रहे थे। दिसंबर 1970 में हुए चुनाव में 2 सीटों को छोड़कर पूर्वी पाकिस्तान की सभी सीटों पर शेख मुजीब की पार्टी अवामी लीग की जीत हुई, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति याह्या खान ने अवामी लीग को सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया। ऐसे में शेख मुजीब ने अलग बांग्लादेश के लिए आंदोलन तेज कर दिया, जिसे कुचलने के लिए 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी आर्मी ने ढाका में ऑपरेशन सर्चलाइट की शुरुआत की। सारे ईस्ट पाकिस्तान के लोग, वो अब उनका मत एक ही था कि
हमें आज़ादी चाहिए और हम इकट्ठा रहना चाहते हैं। हिंदू हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, बुद्धिस्ट हैं, हम इकट्ठा रहना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान थी और पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई थी जमात इस्लामी। उन दिनों में भी पाकिस्तान के साथ जमात इस्लामी थी और जमात इस्लामी और पाकिस्तान इकट्ठे मिलके उन्होंने जेनोसाइड किया बांग्लादेश के लोगों पे। मार्च से लेकर दिसंबर तक 9 महीनों तक उन्होंने बांग्लादेश के लोगों पे जेनोसाइड किया और उनका पहला टारगेट था कि वो जाके ढाका यूनिवर्सिटी में गए और इंटेलेक्चुअल्स और हिंदुओं को उन्होंने बुरी तरह से मारा। ऑपरेशन सर्चलाइट में लाखों लोग मारे गए। कट्टरपंथी जमात इस्लामी अलग बांग्लादेश आंदोलन का विरोध कर रही थी। उसके पीछे पाकिस्तानी आर्मी खड़ी थी। कट्टरपंथी ब्रिगेड ने अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना शुरू किया, जिससे तब के पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू भारत के सरहदी राज्यों में दाखिल होने लगे। पूर्वी पाकिस्तान से भागकर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम पहुंचे लाखों शरणार्थियों के लिए कैंप लगाए गए। भारत की ओर से लगाए गए शरणार्थी कैंपों में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही थी। ऐसे में तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय फौज को आगे बढ़ने का आदेश दिया। पहला हमला पाकिस्तान की ओर से किया गया, जो 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तानी फौज के सरेंडर के साथ खत्म हुआ। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारतीय फौज के सामने हथियार रख दिए, जो दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा सरेंडर है। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। दुनिया के नक्शे पर एक नए मुल्क के रूप में बांग्लादेश का जन्म हुआ। बांग्लादेश की कमान शेख मुजीब के हाथों में आई। वो अपने बांग्लादेश को कट्टरपंथियों से पूरी तरह आजाद रखने का ख्वाब पाले हुए थे। उन्होंने बिना लाग लपेट कहा कि बांग्लादेश में सभी धर्मों के लोग अपने धर्म का पालन करने के लिए आजाद हैं। लेकिन एक बड़ा सच ये भी है कि 1951 से 1974 के बीच बांग्लादेश की आबादी में हिंदू 22% से घटकर 12% हो गए। 1964 से 1971 के बीच 17 लाख हिंदुओं ने बांग्लादेश छोड़ा। बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति नफरत का जहर घोलने में जमाते इस्लामी की बड़ी भूमिका रही। इस कट्टरपंथी संगठन की छतरी तले खड़े लोगों ने संस्कृति और धर्म के बीच टकराव पैदा करने की कोशिश की। बांग्लादेश में भारत विरोधी एजेंडा को जमात समर्थक दशकों से हवा देते आ रहे हैं। जमाते इस्लामी को पाकिस्तान से समर्थन मिलता रहा है। भले ही मुजीबुर रहमान का राजनीतिक उदय नफरती सोच वाले हुसैन सुहरावर्दी की सरपरस्ती में हुआ था, लेकिन बंगबंधु ने अपने बांग्लादेश को समाजवाद, राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के मजबूत स्तंभों पर खड़ा करने की कोशिश की, जिसमें मजहब के आधार पर भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं थी। कट्टरपंथी सोच को दफन करने का रास्ता संविधान में निकाला गया। भारत के साथ बेहतर रिश्तों में बांग्लादेश को बेहतर भविष्य दिखा, लेकिन धर्मनिरपेक्षता और भारत से बेहतर रिश्ता रखने वाले बांग्लादेश कट्टरपंथियों को कभी रास नहीं आया। साल 1975 में मुजीबुर रहमान की तख्ता पलट के बाद हत्या कर दी गई। इसके बाद बांग्लादेश को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश में बदल दिया गया। कट्टरपंथी ताकतें हावी होने लगी। बांग्लादेश में साजिश, नफरत, हिंसा और तख्ता पलट का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो आज भी बदस्तूर जारी है। अलग बांग्लादेश में पहली बार मार्च 1973 में आम चुनाव हुए। शेख मुजीब की आवामी लीग ने संसद की 300 सीटों में से 293 जीत ली। तब भी आवामी लीग पर चुनावों में धांधली के आरोप लगे। शेख मुजीब के तेवरों को तानाशाही के तौर पर देखा जाने लगा। नतीजा ये रहा कि 3 साल बाद यानी 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेशी आर्मी के कुछ अफसरों ने बंगबंधु यानी शेख मुजीब के घर पर टैंक से हमला किया, जिसमें परिवार के सदस्यों के साथ खुद मुजीब भी मारे गए। हालांकि विदेश में होने की वजह से उनकी बेटियां शेख हसीना और शेख रेहाना की जान बच गई। इसके बाद वहां सत्ता की कमान सेना ने संभाली। वहां के सत्ता में पूर्व आर्मी चीफ जियाउर रहमान नए नायक के रूप में उभरे। चुनाव हुए तो उनकी नई नवेली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी को प्रचंड बहुमत मिला। इस पार्टी को पीछे से कट्टरपंथियों का पूरा समर्थन मिल रहा था।
जहां अवामी पार्टी सेकुलर बांग्लादेश की बात कर रही थी, वहीं बीएनपी सेकुलरिज्म के लवादे को उतार फेंकने की तैयारी कर चुकी थी। बांग्लादेश अब उसी रास्ते पर था जिस रास्ते पाकिस्तान बढ़ रहा था। तख्ता पलट और साजिश ढाका की फिजाओं में बढ़ती जा रही थी। 30 मई 1981, चटगांव, बांग्लादेश। सरकारी गेस्ट हाउस में तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान की हत्या कर दी गई। इसके बाद बांग्लादेश में सत्ता के नए सूरज बने अब्दुस सत्तार, जिन्होंने अंतरिम राष्ट्रपति का पद संभाला। उनके पीछे खड़े थे जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद। हुक्मरान अपने खेल में व्यस्त थे और बांग्लादेश में मौजूद कट्टरपंथी खुद को ताकतवर बनाने में जुटे थे। लिबरेशन वार का, मुक्ति युद्ध का खिलाफ जो ताकत है, जो पाकिस्तान से मदद लेते थे, जिसके कारण ही बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, वो समाज में उसका प्रभाव रहा। और 75 के जब बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान का हत्या हुई है, उसके बाद से जो 1991 तक जो आर्मी का सरकार या आर्मी का मदद से जो सरकार बनी, वो सरकार इस तरह का जो समाज, उस तरह का जो लोग हैं, उनको बढ़ावा देते रहे। जून 1996 में हुए चुनावों में अवामी लीग की सत्ता में वापसी हुई। बांग्लादेश की कमान शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना के हाथों में आ गई। उन्होंने अपने पिता के रास्तों पर मुल्क आगे बढ़ाने की कोशिश की, जिसमें भारत के साथ बेहतर रिश्ता और कट्टरपंथियों पर लगाम कसना रहा। शेख हसीना ने पूरे 5 साल सरकार चलाई। कट्टरपंथी धीरे धीरे शांत हो गए। बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यकों ने भी चैन की सांस ली। लेकिन साल 2001 में हुए चुनाव में अवामी लीग हार गई। बीएनपी ने चुनाव में भारी मतों से जीत हासिल की और बेगम खालिदा जिया फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर थी। बात 2001 की है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सत्ता में आई और खालिदा जिया प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठी। ये किसी से छिपा नहीं कि बीएनपी के शासन में कट्टरपंथियों के हौसले कितने बुलंद रहते हैं। बीएनपी के सत्ता में आने के बाद कुछ हफ्तों में अल्पसंख्यकों यानी हिंदुओं को ये कहते हुए निशाना बनाया गया कि इन लोगों ने अवामी लीग को वोट दिया है। कुछ समय बाद हिंसा का वो दौर खत्म हो गया। जनवरी 2009 में अवामी लीग की सत्ता में वापसी हुई और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठी शेख हसीना। उन्होंने कट्टरपंथियों को कुचलना शुरू किया और अपने पिता की तरह ही भारत के साथ दोस्ती में ही अपने मुल्क का चमकदार मुस्तकबिल देखा। करीब 15 वर्षों तक वो लगातार प्रधानमंत्री रहे, लेकिन कट्टरपंथियों ने 5 अगस्त 2024 को उनका तख्ता पलट कर दिया। उसके बाद वहां मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में अंतरिम सरकार बनी है, जिसकी कमान पीछे से कट्टरपंथी संभाले हुए हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों में खासकर हिंदू और हिंदू मंदिरों पर हमले का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। 25 नवंबर को चटगांव में हिंसा की जो चिंगारी भड़की, वो कहां जाकर खत्म होगी, ये एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है। अगस्त में बांग्लादेश में आंदोलन आरक्षण के नाम पर हुआ, लेकिन असली मकसद था शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करना। बांग्लादेश में आर्मी और कट्टरपंथियों ने ऐसी स्क्रिप्ट तैयार की जिससे शेख हसीना को मुल्क छोड़कर भागना पड़ा। वहां मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में एक अंतरिम सरकार बनी जो कट्टरपंथियों के इशारे पर चल रही है। बांग्लादेश में भले ही जमात इस्लामी बैन है, लेकिन उसकी स्टूडेंट विंग जमात शिविर बहुत सक्रिय है। शेख हसीना सरकार के बाद से ही कट्टरपंथियों के अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं के घर और मंदिरों पर हमले लगातार जारी है। इनको लगता है कि ये अवामी लीग जो सत्ता में रहा है, ये हिंदुओं का कारण रहा है। हिंदू का जो वोट है, फिर भी वोट तो हिंदू का कम होते जा रहा है, फिर भी जो 7-8% वोट है वो डिसाइडिंग फैक्टर है। इसलिए इसको पूरा अगर हटा दिया जाएगा समाज से तो सिर्फ मुस्लिम कंट्री बनेगा। इस साल 25 नवंबर को चटगांव के न्यू मार्केट चौराहे पर बने स्वतंत्रता स्तंभ से जो विवाद शुरू हुआ, उससे बांग्लादेश में माहौल और बिगड़ा। राजद्रोह केस में इस्कॉन संत चिन्मय प्रभु समेत कई लोगों को बांग्लादेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के बाद चटगांव में हिंसा और भड़की। हिंदुओं के मकान जला दिए गए,
मंदिरों पर हमला हुआ। कहा जा रहा है कि कट्टरपंथियों के दबाव में यूनिस सरकार ने आंख कान बंद कर लिए। अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहा है, ये सब मास्टरमाइंड किया जा रहा है जमाते इस्लामी और इस्लामिस्ट फोर्सेस। उनकी शायद प्लानिंग ये है कि इनको देश से निकाल दिया जाए। उनके अखबारों में रिपोर्ट आया था प्रथम आलो में कि 5 और 20 अगस्त के बीच 1068 इंसिडेंट्स हुए हैं। एटलीस्ट उन्होंने कहा एटलीस्ट इतने इंसिडेंट्स हुए हैं। उन्होंने अपने अखबारों में लिखा। उन्होंने एक इंटरव्यू भी पब्लिश की जो वहाँ के आर्च बिशप ऑफ द रोमन कैथलिक चर्च ऑफ ढाका, उन्होंने भी कहा कि देखिए, और किसी को पकड़ा ही नहीं जा रहा। और ये उन्होंने लिखा। और हमारी जो ओइक्विट जोत है हिंदू बौद्धिस्ट क्रिश्चियन, उन्होंने कहा कि 2000 इंसिडेंट्स हुए हैं इन 15 दिनों में, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स रिकॉर्ड किए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का मसला दुनिया के कई देशों ने उठाया। अब जाकर बांग्लादेश में 170 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया और सिर्फ 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बांग्लादेश में जमाते इस्लामी समेत दूसरी कट्टरपंथी जमातें कब तक अल्पसंख्यकों पर हमला करते रहेंगे? क्या बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह धीरे धीरे आतंकियों और कट्टरपंथियों के हाथों में जा रहा है? बांग्लादेश की आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी घटकर 8% से भी कम हो चुकी है। हालांकि वहां के गोपालगंज, मौलवी बाजार, ठाकुर गांव और खुलना में हिंदुओं की आबादी 20% से अधिक है। बांग्लादेश पॉलिटिक्स में हिंदू वोटर अहम भूमिका निभाते रहे हैं। कट्टरपंथियों की सोच है कि हिंदू वोट का बड़ा हिस्सा आवामी लीग को जाता है। साथ ही हिंदुओं की मौजूदगी की वजह से बांग्लादेश इस्लामिक राष्ट्र नहीं बन पा रहा। ऐसे में वहां के कट्टरपंथी हिंदुओं के घर और मंदिरों पर हमला कर खौफ का ऐसा माहौल बनाए रखना चाहते हैं जिससे बांग्लादेश में सिर्फ मुस्लिम ही रह जाएं। शायद बांग्लादेश के लोग भूल गए हैं कि जब पाकिस्तानी फौज उन पर अत्याचार कर रही थी तो किसने बचाया था। जब पाकिस्तानी फौज के अत्याचार से बचने के लिए सरहद पार किया तो किसने शरण दी, किसने महीनों कैंपों में रखकर भोजन का इंतजाम किया। जब पूर्वी पाकिस्तान के लोग अपनी ही फौज के जुर्म से त्राहिमाम कर रहे थे तो किसने सेना भेजकर बांग्लादेश बनवाया। बांग्लादेश के लिए लड़ने वाले इंडियन आर्मी के जवानों ने कभी ये नहीं सोचा कि वो हिंदू हैं तो मुस्लिमों को अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए क्यों लड़े। इंडियन आर्मी ने इंसानियत को सबसे ऊपर रखा और बांग्लादेश की आजादी के लिए निस्वार्थ अपना खून बहाया। बांग्लादेश के लोगों को अत्याचार से आजादी दिलाकर वापस भी लौट आए। लेकिन वहां कट्टरपंथियों के उकसावे पर अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमला करने वाली उन्मादी भीड़ शायद भूल जाती है कि अगर भारत ने साथ नहीं दिया होता तो आज उनका वजूद भी ना होता। आजादी से पहले हुसैन सुहरावर्दी ने वहां के लोगों के डीएनए में जो नफरत और हिंसा मिलाया, उसे आज भी वहां के कट्टरपंथी पालने और पोसने में लगे हुए हैं। ऐसे में डर इस बात का भी है कि कहीं ढाका पर भी कट्टरपंथियों का उसी तरह कब्जा ना हो जाए जैसे सीरिया और अफगानिस्तान में हुआ। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सब के लिए जरूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।